वेल बाबा लोग कैसे हो। एपिसोड 4 अब डेंजरस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जूली स्टोरी वॉकिंग के थ्रू डायरेक्टली 1978 मैसेकर टाइमलाइन में पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ विक्टर, जेड और बाकी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जिसकी कॉस्ट शायद किसी की जान हो सकती है। और हम सब जानते हैं मैन इन येलो का रूल, नॉलेज कम्स एट कॉस्ट। प्रोमो बार बार हिंट कर रहा है कि इस बार या तो कोई मेजर डेथ होने वाली है या फिर ऐसा रिवील होगा जो पूरी स्टोरी को ही पलट कर रख देगा। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि अब सिर्फ मॉन्स्टर ही थ्रेट नहीं रहे हैं, सोफिया धीरे धीरे सारा के अराउंड अपना माइंड गेम बिल्ड कर रही है। और अगर सारा फिर से मैनिपुलेट हुई तो फ्रॉम्बिले में ट्रस्ट नाम की चीज कंप्लीटली इराडिकेट हो जाएगी। तो चलो डीप ब्रेक डाउन करते हैं कुछ डार्केस्ट थ्योरीज के साथ, क्योंकि मेकर्स ने कुछ न्यू इमेजेस रिवील करी हैं जो हिंट एंड क्लूज सेट कर रहे हैं कि एपिसोड 4 शायद अब तक का सबसे डिस्टर्बिंग सेटअप बिल्ड हो रहा है। इसी के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कभी मत करना अगर आपको मेरा काम जरा भी पसंद आता है तब। सबसे पहले बात करते हैं रैंडल और जूली की इस इमेज के बारे में जो स्टोरी वॉकिंग को डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ। और हमने एपिसोड 4 के प्रोमो में भी देखा था, जूली ने ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं और बाल छोटे कर लिए हैं, बट इस इमेज में हम साफ देख रहे हैं जूली के बाल अभी लंबे हैं। तो इसी मोमेंट पर जूली के बाल काटे होंगे रैंडल ने। क्यों? क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस जब रैंडल को बताया होगा जूली ने उस मॉन्स्टर्स ने मेरे बाल पकड़ के खींचा था, तब इन दोनों ने डिसाइड किया होगा कि जब जाना ही मिशन में है तो फिजिक भी वैसी ही होनी चाहिए। और इससे पहले एक प्रोमो में जूली यहाँ इसी मोमेंट पर स्टोरी वॉकिंग रूल के बारे में बात कर रही थी, जो यहाँ इस इमेज में हम जूली के हाथ में कुछ नोट्स भी देख रहे हैं, जो कि फ्लाइट ऑफ द क्रॉनिकल पढ़ने के बाद जूली ने ये नोट्स बनाए होंगे ताकि सही तरीके से वो कैसे स्टोरी वॉक कर सकती है और खुद को कैसे डेंजर से दूर रख सकती है, बिना हार्म हुए वापस भी आ सकती है और टेलीपोर्ट भी हो सकती है। ऑल्सो जूली को बुक पढ़ने के बाद कुछ ऐसे हिंट भी मिले होंगे कि वो स्टोरी को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है। चेंज नहीं कर पाएगी पर डायरेक्टली कुछ तो ऐसा होगा जो वो स्टोरी को मैनिपुलेट कर सके। तैयारी करने के बाद जूली को हम प्रोमो में स्टोरी वॉक करते देख रहे हैं, जो 1978 के मैसेकर टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो चुकी है जस्ट मैन इन येलो के पीछे। एंड यहीं पर फर्स्ट टाइम जूली मैन इन येलो के बारे में जानेगी, उसे देखेगी, ये देखते हुए कि वो डेड बॉडीज फीड कर रहा है, और आके फिर रैंडल को बताएगी एंड मे भी फिर शायद इनकी विक्टर से ही बात होगी जो और यहाँ से डीप डिगिंग होगी मैन इन येलो के बारे में। बाकी नेक्स्ट इमेज में सारा, क्रिस्टियन, बाकी लोग पूल के अंदर देख रहे हैं, और हमने प्रोमो में भी देखा था क्रिस्टियन, सारा कैसे भागते हुए यहाँ पूल के पास आए थे या आ रहे थे। क्या लगता है क्या होगा पूल में? देखो, नो वंडर यहाँ कोई मरा तो है और कोई इंपॉर्टेंट बंदा ही मरा होगा, क्योंकि एपिसोड 4 के प्रोमो ने सॉलिड हिंट दिया है कि यहाँ इस बार बहुत से कैरेक्टर्स को भर भर के नॉलेज मिलने वाली है पास्ट से रिलेटेड। और मैन इन येलो का रूल सिंपल है, नॉलेज कम्स एट कॉस्ट। पहला, जेड जो मशरूम खाने के बाद ट्रांस स्टेट में जाएगा, उसे बहुत से फ्लैशबैक याद आ जाएंगे, यहाँ तक कि हम एज्यूम ये भी कर रहे हैं कि उसके जितने भी रीइंकार्नेटेड वर्जन हैं और जितनी बार भी वो इस टाउन में आ चुके हैं वो सभी रिकॉल हो जाएंगे उसे। दूसरा बंदा है विक्टर, जिसे मैन इन येलो के बारे में याद आ चुका है, एपिसोड 3 के एंड में देखा जो हमने। ऑल्सो वो प्रोमो में हेनरी को मैन इन येलो के बारे में बताते हुए दिख रहा है कि हम भी कार से यहाँ आए थे एंड मैंने मैन इन येलो को डेड बॉडीज फीड करते देखा था। सो विक्टर को भी 1978 के बाद क्या क्या हुआ वो सब कुछ याद आने वाला है। ऑल्सो मैसेकर नाइट में भी जो हुआ होगा वो भी याद आने वाला है, और मे भी इसने कहीं एक छुप के देखा भी होगा सब कुछ अपने आंखों से, ये सारा नज़ारा। एंड जो विक्टर ने क्रिस्टोफर और बॉयन वाइट को बात करते सुना था, जिसके बाद विक्टर का कहना था कि उसने मिरांडा को ये सॉल्यूशन बताया था कि बॉटल ट्री में जाने के बाद चिल्ड्रंस को लाइट टावर से आज़ाद करना होगा, तभी यहाँ का कर्ज खत्म होगा और हम सब वापस चले जाएंगे। क्योंकि बॉयन वाइट क्रिस्टोफर को यही तो बता रहा था जो ऐसा विक्टर का कहना था। तो इसके पीछे भी कोई मिस्ट्री और जानने को मिलेगी हमें मे बी, जो कि अब मुझे लगता है कि वो मैन इन येलो का डर्टी माइंड गेम हो सकता है, मिरांडा को बाहर निकाल के मारने का। तीसरी तरफ जूली जो स्टोरी वॉकिंग कर रही है तो उसे भी कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिल ही रही है इस जगह के बारे में। सो इनसे रिलेटेड कोई एक बंदा मे भी मारा जा सकता है। विक्टर के क्लोज हेनरी है और मुझे पॉसिबल चांस हेनरी के ही ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि विक्टर को यहाँ के मॉन्स्टर बहुत समय से जानते हैं और विक्टर को इसलिए स्पेयर करते आ रहे थे कि ये डम्बेस किड है, क्या ही बिगाड़ लेगा ज्यादा से ज्यादा हमारा, जो कि उसे डराया भी गया होगा यहाँ के मॉन्स्टर्स के द्वारा ही कि सब कुछ भूला जाए, मतलब सब कुछ भूल जाना तुम। पर अब वो बंदा आंख दिखाने लगा है, मींस उसे पास्ट रिकॉल होने लगा है, तो मैन इन येलो का उसे पनिशमेंट देना तो बनता है, उसका हक है। सो यहाँ विक्टर के एंगल में हेनरी फाइन चॉइस हो सकती है एंड आई एम नॉट श्योर, जस्ट थ्योरी, क्योंकि विक्टर को पनिश करने का इससे अच्छा तरीका
और क्या हो सकता है। दूसरा बंदा मेरी नज़र में कैनी हो सकता है, क्योंकि पिछले एक प्रोमो में हमने कैनी को मॉर्टल साइन के बगल में मिडनाइट में बाहर खड़े देखा था, और मॉर्टल साइन के पास ही तो पूल है, और कैनी वाकई में सभी के लिए मैटर करता है। अगर जेड के रिगार्डिंग मैन इन येलो कॉस्ट वसूलेगा तो कैनी फाइन चॉइस होगी उसके लिए। तो सभी लोग दुआ करना कि कैनी तो ना ही हो यहाँ पर, क्योंकि हम सब इस बंदे को ऐसा एंड तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब इस बंदे का एंड ऐसे तो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये और लंबा सर्वाइव करे और अंत तक सर्वाइव करे, क्योंकि कैनी मैटर करता है। इस पॉइंट पर मुझे मेरी थ्योरी को गलत साबित होते देख बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर कैनी सर्वाइव करता है तो। या फिर थर्ड एस्पेक्ट ये हो सकता है कि कोई भी ह्यूमंस यहाँ मरा ही नहीं होगा, और मे भी सारे क्रोज मर गए होंगे जो कि फ्यूनरल के टाइम पर काव काव कर रहे थे, और यहाँ सारे क्रोज मरने के पीछे डेंजरस वार्निंग का साइन हो सकता है, क्योंकि फ्यूनरल में इन सभी क्रोज का आना, और क्रोज तो वार्निंग का ही साइन होता है, अलर्ट का ही साइन होता है, एंड दूसरे ही दिन इन सारे क्रोज का मरना ये एक जबरदस्त डर बैठाने का काम कर सकता है सभी लोगों के दिलों के बीच में, पूरे टाउन के वालों के बीच में। क्योंकि बहुत से लोग अब इस टाउन की एंटिटी को चैलेंज करने लगे हैं। टैबिथा, विक्टर, जेड, जूली, फातिमा, ऑल्सो अपना ईथन भी, ये 6 के 6 टाउन के कर्ज को तोड़ने के लिए यहाँ की एंटिटी को एक साथ चैलेंज कर रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं बार बार। तो क्रोज डेथ इंसिडेंट के पीछे डायरेक्ट एंड क्लियर वार्निंग होगी कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, इसलिए बी सेफ। क्योंकि बॉय इन वाइट ने भी एपिसोड 3 के एंड में यही बोला था टैबिथा से कि तुम बहुत क्लोज हो, लेकिन मुझे डर ये है कि तुम्हारे पास अब समय कम है और इन्हें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। बाकी फाइनल सेगमेंट पर बात करते हैं सोफिया और सारा के डायनेमिक के ऊपर, जो काफी पावरफुल होने वाला है फ्यूचर के लिए। सारा जो ऑलरेडी फ्रॉमविले के लोगों के बीच आउटसाइडर बन चुकी है, क्योंकि उसका पास्ट बार बार खराब जो हो रहा है। उसने ईथन को मारने की कोशिश करी पर धोखे से अपने भाई को मार डाला था, और लोग अभी तक उसे माफ भी नहीं कर पाए हैं। कैनी का रिएक्शन क्लियर कर देता है कि ट्रस्ट अभी रीबिल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि क्लिनिक का दरवाजा खोलकर उसने उसके बाप को भी तो मरने के लिए छोड़ दिया था, और यही वल्नरेबिलिटी सोफिया के लिए एंट्री पॉइंट बन सकती है सारा की लाइफ में, आसानी से उसे माइंड कंट्रोल करने के लिए। एंड सोफिया 2 तरीके से गेम खेल सकती है यहाँ पर, या तो वो स्लोली लोगों के बीच अपनी जगह बनाए, या सीधा सारा को टारगेट करके इनर फाइटिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि सारा इजीएस्ट स्कैपगोट है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है, सोफिया ओपनली कहती है कि उसे सारा में काइंडनेस दिखती है, वो उसे बैड पर्सन नहीं मानती है। सरफेस पे ये एम्पैथी लगती है, लेकिन अगर तुम इसे फ्रॉमविले के माइंड गेम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये एक सेटअप हो सकता है। इमेजिन करो अगर सोफिया सबको कन्विंस कर दे कि सारा ट्रस्टवर्दी है, और जब फाइनली लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, तब सारा फिर से बिट्रे करेगी, चाहे विलिंगली या मैनिपुलेशन के थ्रू। विलिंगली तो नहीं कर पाएगी, बट मैनिपुलेशन के थ्रू जरूर करेगी, जो कि सोफिया उसे आसानी से अपनी कठपुतली बना लेगी। और ये बिल्कुल अलाइन करता है उस पैटर्न से जो मैन इन येलो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है। यहाँ पर होप क्रिएट करो और फिर उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, जो कि ये माइंड गेम खेलने में उसे बहुत मजा आता है, लोगों को तोड़ने में, अंदर से तोड़ने में। और यहाँ एक और लेयर है, सारा ऑलरेडी टाउन की डार्क फोर्सेस से कनेक्टेड रही है, वॉइसेस, मैनिपुलेशन, एल्जिन के साथ उसका इंटरेक्शन, जो कि एल्जिन को इसने आंख भी फोड़ दी थी। फातिमा कहाँ पर छुपी हुई थी उसे पहले से ही पता चल गया था, एंड एल्जिन से भी इसी ने इंटरेक्ट किया था फातिमा की लोकेशन निकलवाने के लिए। ये सब प्रूव करता है कि वो ससेप्टिबल है या फिर इनहेरेंटली कनेक्टेड है उस डार्कनेस से, और हो सकता है यही चीज सोफिया को अट्रैक्ट कर रही है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। लेकिन एक ट्विस्ट और है यहाँ पर, सारा अब पहले जैसी नहीं रही है, वो काफी टफ हो चुकी है। उसने जो किया उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किया है, उसने उसकी वैल्यू भी समझी है, और उसमें एक अवेयरनेस अब डेवलप हो चुकी है। वो ब्लाइंडली किसी वॉइस या प्रोमिसेस पे ट्रस्ट नहीं करेगी अब, खासकर अब जबकि इतना सब कुछ एक साथ जो चल रहा है। ऑल्सो सारा बहुत कुछ फेस करते आ चुकी है, तो वो एक्सपीरियंस अब उसे इम्प्रूव करने में ही मदद करेंगे। यानी सोफिया के लिए उसे मैनिपुलेट करना इतना ईजी नहीं होगा अभी के लिए, बट सारा बहुत फाइन चॉइस है सोफिया की। तो वो सारा ही होगी जो सबसे पहले सोफिया की मे बी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकती है। पर अगर सोफिया ये बैरियर तोड़ देती है और फिर से सारा को मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में ले सकती है, तो सिर्फ लोगों का ट्रस्ट नहीं टूटेगा, बल्कि रियलिटी पे उनका बिलीव भी क्रैक हो जाएगा। कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा इसके बाद। और वहीं से मैन इन येलो का असली गेम स्टार्ट होता है, जब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जब लोगों के बीच की यूनिटी खत्म होने लग जाती है। तो ये था अभी के लिए ब्रेकडाउन। बाकी संडे को हमें 4th एपिसोड मिल जाएगा, देखते हैं
क्या होता है, क्या मिलता है, क्या नया मिलता है, जो जो भी हमने अभी बात करी इसमें से कितना कुछ मिलता है और कितना कुछ नहीं मिलता है। जस्ट थ्योरीज हैं, सब कुछ ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, बट इनसे मिलता जुलता जरूर मिलेगा। इतना तो हम फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को अब समझ चुके हैं। बाकी यस, कल तक शायद एक और प्रोमो अगर आता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।